नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या कोई समझौता हो सकता है, या जिस तरह से ईरान और अमेरिका अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं, ऐसे में क्या एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है? क्यों इजराइल और अमेरिका के बीच में ईरान को लेकर मतभेद उभर रहे हैं? वहीं एपिसोड में हम ये भी चर्चा करेंगे कि इबोला वायरस किस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है और क्या भारत को भी इससे खतरा है? भारत सरकार इस सिलसिले में क्या कदम उठा रही है? होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान ने कहा, युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के नए प्रस्ताव की कर रहे हैं समीक्षा। ट्रंप ने कहा, बॉर्डर लाइन पर है शांति वार्ता, समझौता नहीं तो सैन्य कार्रवाई तय। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में निगरानी जोन का किया ऐलान। गाजा जा रहे बेड़े फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार पर घिरा इजराइल। इजरायली मंत्री बेन ग्वीर ने उड़ाया मजाक। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा समेत कई देशों ने घटना पर जताई नाराजगी। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर अमेरिका में मामला दर्ज। वर्ष 1996 का मामला। अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश रचने और अन्य अपराधों का आरोप। चीन ने किया कड़ा विरोध। अपने चीन दौरे के दौरान ताइवान को नजरअंदाज किए जाने के बाद ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, जल्द करेंगे ताइवान के राष्ट्रपति से बात। ऐसा करने पर होगा दशकों पुराने राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन। ताइवान ने जताई खुशी। जर्मन चांसलर का सुझाव, यूक्रेन को पूर्ण सदस्यता देने से पहले बनाया जाए ईयू का सहयोगी सदस्य। राष्ट्रपति पुतिन और लुकाशेंको ने रूस बेलारूस परमाणु अभ्यास का लिया जायजा। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में जंग के बादल अब भी मंडरा रहे हैं, लेकिन कूटनीति की आखिरी उम्मीद अभी बाकी है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, जबकि इजराइल सैन्य कार्रवाई के पक्ष में दिख रहा है। हज और क्षेत्रीय दबाव के चलते संभावित हमला फिलहाल टल गया है, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। कभी भी ईरान पर बड़ा हमला शुरू हो सकता है। तो क्या समझौते से टलेगी जंग, या हॉर्मुज से उठेगी नई वैश्विक टकराव की चिंगारी? आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमन लौटेगा या फिर जंग? पिछले कई हफ्तों से पश्चिम एशिया इसी उधेड़ बुन में है। कभी अमेरिका तो कभी ईरान की तरफ से जारी होने वाले बयानों से ऐसा लगने लगता है कि अब हमला हुआ तब हुआ। भले ही दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हों, लेकिन कूटनीति का रास्ता अब तक नहीं छोड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की माने तो मंगलवार को ईरान पर बड़ा हमला होने ही वाला था, लेकिन क्षेत्रीय देशों के कहने पर इसे टाल दिया गया। अब खबर आ रही है कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई को हज के मद्देनजर रोक दिया गया था। ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। ईरान का जवाब है कि बातचीत तो जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि तेहरान की ओर से 3 दिन पहले 14 सूत्रीय प्रस्ताव दिए जाने के बाद अमेरिका ने तेहरान को नया ड्राफ्ट प्रस्ताव भेजा है। संभावित समझौते का रास्ता निकालने की कोशिशों के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तानी अधिकारी तेहरान में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान जा रहे हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में ईरान से आगे कैसे निपटा जाए, इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बड़े मतभेद उभरने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि ईरान पर फिर से सैन्य हमला किया जाए या बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश जारी रखी जाए। नेतन्याहू ईरान की सैन्य क्षमता और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह कमजोर करने के लिए दोबारा हमला शुरू करना चाहते हैं। मंगलवार को हुए फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज और बेचैन नजर आए।
ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत में कहा कि मध्यस्थ देश एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस बीच रूस ने कहा है कि ईरान संकट का समाधान सिर्फ ऐसी कूटनीति से संभव है जिसमें तेहरान के हितों का सम्मान किया जाए। रूस का कहना है कि मास्को बातचीत के जरिए होने वाले किसी भी समझौते को लागू कराने में मदद के लिए तैयार है। उधर दुनिया की तेल आपूर्ति की नस कहे जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना नियंत्रण बरकरार रखने पर अड़ा हुआ है। ईरान ने होर्मुज में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए ओमान के साथ एक नया तंत्र स्थापित करने की कोशिश शुरू की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान अन्य तटीय देशों के साथ मिलकर सुरक्षित जहाज यातायात के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने को तैयार है। इस बीच ईरान के नए निकाय ने यूएई के दक्षिण क्षेत्र के फुजैरा बंदरगाह तक फैले जल क्षेत्र तक निगरानी शुरू करने का दावा किया है। ईरान इस इलाके तक अपना दावा ठोकता है। ईरान का कहना है कि क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की अनुमति जरूरी है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री और विदेशी मामलों के जानकार हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यह है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ट्रंप की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, ईरान कहता है कि बातचीत जारी है, हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शांति के प्रयास जारी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने 20 उनके जो ईरानियन सेलर्स हैं वो छोड़ दिए हैं, इससे साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि शांति बहाल हो। लेकिन जिस प्रकार से ईरान अड़ा हुआ नजर आता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के और न्यूक्लियर को लेकर के, जो खास के जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 440 किलोग्राम जो कहीं ना कहीं ईरान के पास कहाँ है वो उसका पता नहीं चल रहा, उसको लेकर के। और मुझे लगता है इजराइल का जो जबरदस्त दबाव है अमेरिका के ऊपर कि वो इस वक्त कम से कम दबाव डाले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्ध भरा कोई रह जाए तो फिर बाद में उन्हें तकलीफ हो। तो इजराइल की अपने शायद परेशानियां हो सकती है, लेकिन अमेरिका जरूर चाहता है शांति बहाल हो, ईरान भी चाहता है शांति बहाल हो, और कई जगह से बातचीत, कूटनीतिक बातचीतें चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, भागदौड़ी हो रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज पे ईरान अपना अड़ियल रवैया शायद अगर छोड़ दे तो मुझे लगता है तुरंत शांति बहाल हो सकती है। सर, यहाँ पर एक नया तथ्य ये उभर के सामने आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में थोड़ा सा मतभेद है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत को थोड़ा सा समय दिया जाए, लेकिन इजराइल चाहता है कि बातचीत को कोई समय नहीं दिया जाए, वहां पर दोबारा हमले किए जाए। क्या इजराइल को डर है कि जो ये वक्त दिया जा रहा है वहां पर, जिस तरह से युद्ध विराम वहां पर है, ईरान क्या इस दौरान रिग्रुपिंग कर रहा है या अपने जो वहां पर जो उनके हथियारों की इंडस्ट्री वगैरह जो नष्ट हुई थी उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है? क्यों इजराइल इतना घबराया हुआ है इसको लेकर के? इजराइल का अपना मानना है कि जिस प्रकार से ये आतंकी संगठन हमास को लेकर के, हिजबुल्लाह को लेकर के, और जब तक उनका हिजबुल्लाह को खासकर सदर्न लेबनान में जब तक उनका पूरा दबदबा नहीं हो जाता है, और जिस प्रकार से गाजा में भी बार बार चुटपुट कुछ चलता रहता है, उसको देखते हुए, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये सारे जितने भी आतंकी संगठन है उनको ईरान का सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा का पूरा ईरान के पास, ईरान से है। हिजबुल्लाह के पास आज भी बहुत सारे रॉकेट है, हिजबुल्लाह अभी भी हमला कर रहा है। तो उनको लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो लंबा वक्त मिला है, तकरीबन 80 दिन हो गए हैं, जिसमें से 40 दिन तो ही लड़ाई हुई समझे, तो 40 दिन तो सीज फायर है, और उस दौरान ईरान ने अपने आप को और सशक्त बना लिया होगा, और बाद में न्यूक्लियर को लेकर के या मिसाइल्स को लेकर के, ड्रोन को लेकर के कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर वही खतरा मंडराएगा जिस खतरे के लिए यह लड़ाई उन्होंने छेड़ी, कि जिस तरीके से इजराइल को कम से कम उसके अस्तित्व का जो खतरा था वो टल जाए। पर अगर ईरान को ऐसा छोड़ दिया जाए तो इजराइल को लगता है उसके अस्तित्व का जो खतरा है वो गया नहीं है, और अमेरिका ने जो दबाव बना रखा है वो बनाए रखे। पर कहीं ना कहीं ट्रंप चाहते हैं, और अमेरिका भी चाहता है कि विश्व भर में जो हाहाकार मची है तेल को लेकर के, गैस को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में बहुत ही तंगी है, उसको कहीं ना कहीं छूट मिले, जिससे कि अमेरिका में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके भी रेटिंग में परेशानी हो रही है अमेरिकन ट्रंप जी को। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना
ना कहीं अमेरिका इजराइल पे दबाव डाल रहा है कि समझौता करना चाहिए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और इजराइल सोचता है कि उसको और वक्त मिलना चाहिए ईरान को और दबाव डालने के लिए। और बाकी जो आतंकी संगठन है, कम से कम इजराइल की, आपने देखा फ्लोटिला को लेकर के जिस तरीके से क्या बहुत जबरदस्त पूरे विश्व भर में इजराइल को लेकर के उनके ऊपर काफी उनकी नाराजगी जताई गई और इजराइल के व्यवहार को ठीक नहीं देखा गया। तो इजराइल भी परेशानी में है, दबाव में है, ईरान भी दबाव में है। अमेरिका चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो जो दबाव अमेरिका के ऊपर है वो कम हो, जिससे कि विश्व भर में जो अमेरिका की ओर देखा जा रहा है कि उसके कारण ही आज विश्व भर में जो अशांति फैली है, जो तेल के भाव बढ़े हुए हैं, वो अमेरिका ही इसका कारण है, ऐसे अमेरिका को लग रहा है। तो उनका मुझे लगता है कि ईरान अगर थोड़ी सी नरमी दिखाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तो शायद बात बन सकती है। सर, एक और फैक्ट यह है कि हॉर्मुज को लेकर के ईरान लगातार वहां पर जो अब नए तथ्य निकल के आ रहे हैं, ईरान ने पूरी तरह से हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। कौन जहाज वहां से निकलेगा और किस तरह से वो निकलेगा, उस पर टोल लगाने की जो बात है, ये सब वहां पर हो रहा है। तो ये ईरान जिस तरह से हॉर्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो शांति वार्ता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शांति वार्ता भंग होगी अगर ईरान इस तरह का रवैया अपनाए, क्योंकि चीन ने भी कहा है, रूस ने भी माना है, पूरा विश्व कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इंटरनेशनल स्टेट है जिसमें किसी का भी इस तरीके से दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। और खासकर ईरान, क्योंकि ईरान और ओमान दोनों के बीच में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर इस तरीके रहे तो फिर कल कोई स्टेट ऑफ मलाक्का को लेकर के, बाकी स्टेट को लेकर के अगर इस तरीके से टोल इकट्ठा करने लगेगा तो बहुत मुश्किल होगा। और मतलब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर ईरान का कहना है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है। चाहिए इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है, पर ये इंटरनेशनल स्ट्रेट है जो उन्होंने नहीं बनाया है। सुएज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर है। सुएज कैनाल बनाया हुआ है तो वहां पे टोल लेते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ईरान पे दबाव, पर ईरान को लगता है कि उन्होंने एक ऐसी नस पकड़ रखी है पूरे विश्व भर की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा ईरान जो है अपना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहता है। सर, एक अंतिम सवाल है, थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। हमारे पड़ोसी जो हैं, वहाँ के मंत्री की कहें या फील्ड मार्शल की हम बात करें, वो बहुत ज़्यादा मीडिया में बने हुए हैं। कभी तेहरान जा रहे हैं, कभी वहाँ पर इसको लेकर के कई सारे बयान दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे, वो केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं या वाकई एक गंभीर तौर पर वो एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे को लगता है एक मैसेंजर का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका द्वारा जिस प्रकार से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वो दिखाना चाहते हैं कि वाकई जो अमेरिका ने उनके ऊपर विश्वास रखा है उस विश्वास पे वो खड़े उतरते नहीं उतरते। क्योंकि ईरान पाकिस्तान जो है दुगना खेल खेल रहा है। वहाँ सऊदी अरेबिया को भी उसने अपने मिलिट्री भेजी है, इक्विपमेंट भेजा है। वो किसके लिए भेजा? ईरान के लड़ने के लिए, ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है, और वहां पे ईरान के साथ जाके बातचीत भी कर रहा है। तो ईरान को भी शायद पाकिस्तान के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ, हाथ पाए तो मार रहा है पाकिस्तान, ये सोच करके कि शायद अगर ऐसे माहौल में कुछ वो अमेरिका को दे सके तो इज्जत बचने का मुझे लगता है सरिया लग रहा है अब माशाल्लाह आसिम मुनीर को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण खबर, एक नया वायरस आया है और काफ़ी खतरनाक है, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कोविड के बाद अब दुनिया पर एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडरा रहा है। अफ्रीका के कॉन्गो में इबोला वायरस
तेजी से फैल रहा है और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, जबकि भारत ने भी एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी है। आखिर कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन और इससे बचाव कैसे संभव है? आइए पहले आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर हम विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे। कोविड के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे कि अब दुनिया पर एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडराने लगा है। अफ्रीका के कांगो में इबोला वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। मौतों का आंकड़ा 139 तक पहुंच चुका है। इस घातक वायरस के अब तक 600 से ज्यादा संदिग्ध मामलों ने स्वास्थ्य एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। हालात इतने गंभीर हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। पड़ोसी देश युगांडा और अफ्रीका में भी मामले सामने आने के बाद खतरा और बढ़ गया है। WHO के मुताबिक इस बार संक्रमण बंडी बुग्यो स्ट्रेन से जुड़ा हुआ है, जिसकी अभी तक कोई दवा या टीका उपलब्ध नहीं है और यही वजह है कि स्वास्थ्य एजेंसियां ज्यादा सतर्क है। इबोला दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है। मौजूदा इबोला का प्रकोप वायरस के एक दुर्लभ प्रकार बुंडी बुग्यो के नाम से जाना जाता है। इसका नाम युगांडा के बुंडी बुग्यो प्रांत के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2007-2008 में एक प्रकोप के दौरान इसकी पहली बार पहचान की गई थी। इबोला संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, उल्टी, लार और शरीर के दूसरे फ्लूइड्स के संपर्क में आने, जंगली जानवरों के मांस का सेवन या उनके संपर्क में आने से फैलता है। तेज बुखार, भयंकर कमजोरी, उल्टी दस्त, शरीर में दर्द और कई मामलों में ब्लीडिंग इसके बड़े लक्षण माने जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर समय रहते इलाज और आइसोलेशन ना मिले तो ये वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि कुछ इबोला स्ट्रेन के लिए वैक्सीन मौजूद हैं, लेकिन हर वेरिएंट पर असरदार इलाज अब भी चुनौती बना हुआ है। इबोला वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि भारत में अब तक इबोला वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। एयरपोर्ट्स पर निगरानी तेज कर दी गई है। खासकर कांगो, युगांडा और साउथ सूडान से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों से कहा गया है कि अगर 21 दिनों के भीतर बुखार या कमजोरी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर बताएं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अरोड़ा, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इबोला का ये जो नया स्ट्रेन है ये कितना खतरनाक है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और ये कैसे फैलता है? धन्यवाद चंद्रशेखर, आमंत्रित करने के लिए। इबोला वायरस एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे सीरोटाइप्स होते हैं और इबोला का इन्फेक्शन पिछले कई दशकों से बार बार होता है इसी क्षेत्र में, खास तौर पे कांगो में। और जो है इसका मुख्य कारण या इसकी चिंता का कारण ये होता है कि एक बार जिसको संक्रमण हो जाए तो मृत्यु की संभावना 40 से 80% तक रहती है। और इसको रोकने के लिए समय समय पर प्रयास किए गए हैं और आज से 15 साल पहले जब इसका संक्रमण बढ़ा था महामारी के तौर पर, तब उस समय जायर वैरायटी करके इबोला वायरस है और उसकी वैक्सीन बनाई गई थी जी। और उससे जो है बचाव हो जाता है, साथ में कुछ दवाई भी। लेकिन ये इस बार जो इबोला का महामारी फैली है ये उगांडा से फैली और फिर कांगो में चली गई और जैसे कि आपने बताया साउथ सूडान में भी इसके केसेस हैं। और ये जो जायर वैरायटी है, ये बंदीबोग वाला जो वायरस है, BDB वायरस है, ये जायर वायरस के मुकाबले कम घातक होता है, लेकिन इसमें भी 30 से 50% मौत होने की संभावना होती है। और आरंभिक लक्षण जो होते हैं वो बहुत साधारण, जैसे खांसी जुकाम की तरह बुखार होता है, शरीर में कमजोरी होती है, उल्टी और दस्त हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है शरीर के डिफरेंट हिस्सों में ब्लीडिंग या रक्तस्राव हो सकता है और उसी की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो और जिस समय मरीज में लक्षण आते हैं, यानी कि जब वो बुखार हो रहा है या खांसी उल्टी हो रही है
दस्त हो रहे हैं, उस समय दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है। उस समय छूत से बीमारी होने की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी ऐसे मरीज के नजदीक जब करीब में आता है तो उसको संक्रमण होने की संभावना होती है। मजे की बात है कि ये संक्रमण शुरुआत होता है चमगादड़ों से, इसको फ्रूट बैट्स कहते हैं, और फिर उसके बाद बंदरों से, और बंदरों के बाद जो है मनुष्यों में आता है। और आमतौर पर देखा गया कि ऐसे क्षेत्र में जब बंदरों की मृत्यु होने लगे तो लोगों को कुछ अंदाजा लगता है कि इबोला फैलने वाला है। यहाँ पर एक, जहाँ तक भारत का संबंध है, यह सौभाग्य कि आज तक इबोला का एक भी केस भारत में नहीं हुआ है। और इसका कारण यह है कि हमारी सर्वेलेंस और जो निरीक्षण किया जाता है बाहर से आने वालों का बहुत अच्छी तरीके से, और उस तरीके से सौभाग्य से अभी तक कोई मरीज नहीं आया है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि अभी 2 दिन पहले ही जब ये 16 मई को WHO ने डिक्लेयर किया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, और उसी दिन दूसरे दिन 17 तारीख को भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय विमान जहाँ पर आते हैं वहाँ पर सब जगह सर्वेलेंस को और अधिक चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। इसके अलावा भारत में अब वन हेल्थ एक मिशन है, उसके तहत भी बहुत अधिक इस ऐसी बीमारियों के बारे में बहुत जानकारी है और सजगता बरती जा रही है पूरे देश में। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय पूरा अच्छी तरीके से कोशिश की जा रही है कि कोई भी अगर मरीज अगर आता है, खासतौर पर उगांडा, कॉन्गो, सूडान और आसपास के जो वहाँ के जो देश हैं, वहाँ से कोई मरीज आ रहा है तो उनकी जांच बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है, और फिर उनको इस तरीके से उसमें रखा जाता है सर्वेलेंस में कि अगर कोई इन्फेक्शन हो। लेकिन अगर कोई किसी को इस क्षेत्र से आया है और उसको बुखार हो जाता है या कोई लक्षण पैदा होते हैं तो तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को बताने की आवश्यकता रहती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और मुझे ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आपने पूरी जानकारी जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के खिलाफ हत्या के आरोप की घोषणा की है। इसे क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ अमेरिका दबाव के अभियान में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस पर चीन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह अमेरिका द्वारा न्यायिक साधनों का दुरुपयोग करने और क्यूबा पर दबाव डालने का कड़ा विरोध करता है। खासकर वॉशिंगटन द्वारा क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर हत्या का आरोप लगाए जाने का चीन ने कड़ा विरोध किया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में एक अंतरिम कदम के रूप में यूक्रेन को यूरोपीय संघ की संरचनाओं में प्रत्यक्ष भूमिका देने का प्रस्ताव रखा है। मर्ज ने सुझाव दिया कि यूक्रेन को सहयोगी सदस्य का नया दर्जा दिया जा सकता है, जिससे यूक्रेनी अधिकारी यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलनों और मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग ले सकेंगे, लेकिन मतदान नहीं कर सकेंगे। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते ने कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके खुशी होगी। हालांकि ये बातचीत 4 दशकों से अधिक पुराने राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगी और चीन को नाराज कर सकती है। दरअसल अपनी चीन यात्रा के बाद बुधवार को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वो लाई से बात करेंगे। इस बीच अमेरिका ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले का समर्थन करने के लिए मतदान किया। इस फैसले में कहा गया था कि जलवायु संकट को और बिगड़ने से रोकने के लिए देशों की कानूनी जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र के 2/3 से अधिक सदस्य देशों यानी 141 देशों ने बुधवार को प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्वासित किए गए 9 पश्चिम अफ्रीकियों को लेकर एक विमान बुधवार को सिएरा लियोन पहुंचा। यह अवैध प्रवासियों को लेकर वॉशिंगटन द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ किए गए नवीनतम समझौते का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका से अवैध प्रवासियों की निष्कासन की प्रक्रिया को तेज करना है। सिएरा लियोन ने एक साल में 300 अवैध प्रवासियों को अपने यहाँ जगह देने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। बुधवार को रिकॉर्ड 274 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जो नेपाल की ओर से एक दिन में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले पर्वतारोहियों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। 8,849 मीटर ऊंचा एवरेस्ट नेपाल चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है और इस पर दोनों ओर से चढ़ाई की जा सकती है।